फिर से नमस्कार। हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? तो संसार में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में, ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाती है, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अभी उसमें से खर्च नहीं हुआ कुछ भी। उसके बाद आता है सेकंड टर्म एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो देखिए, जितना भी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर हुई थी, भोजन बना था, वो ग्रॉस था। उसमें से यदि कोई भी प्लांट जो है रेस्पिरेशन के रूप में अपना कुछ हीट लॉस करता है, तो उसके बाद यानी रेस्पिरेशन में होने वाली हीट लॉस के बाद जो भी एनर्जी उसके पास बचती है अगले लेवल के लिए, उसको हम एनपीपी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कंज्यूमर्स के लिए केवल एनपीपी उपलब्ध होती है, कभी भी जीपीपी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि रेस्पिरेशन करते ही हैं पौधे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन के रूप में लॉस हो जाती है। इसके बाद है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब होता क्या है कि फोटोट्रॉप्स जो हैं उनको फोटोट्रॉप्स खाते हैं, यानी जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। तो पेड़ पौधे के अंदर जितनी भी एनर्जी अगले लेवल के लिए स्टोर रहती है, जिसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहें अभी, उसी में से कुछ हिस्सा अब अगले लेवल पर जाएगा। कार्निवोरस के लिए जो उपलब्ध रहेगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बायोमास प्राप्त होता है फीडिंग और एब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट में, यानी इसमें से क्या होगा, कुछ अपचा भोजन भी शरीर में से बाहर निकल जाता है। अपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएसिमिलेटेड फूड जो शरीर से बाहर निकल जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो जो कुछ भी काम का बचता है, यानी भोजन पचने के बाद जो कुछ भी बचा खुचा अवशेष है, जो खून में बदल रहा है या वास्तव में काम आया है, उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल फूड यही है। भाई आपने मान लो 10 रोटी खाई, लेकिन काम केवल 2 रोटी का ही हो पाया, या 2 रोटी आपके खून बनाने में मदद कर पाई, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपकी केवल 2 रोटी की कहलाएगी। 8 रोटी तो पूरी की पूरी वेस्टेज चली गई शरीर से बाहर, अनडाइजेस्टेड रूप से शरीर से बाहर चली गई, वो कोई काम की नहीं रही, तो वो जो है वो किसी काम की नहीं रही, इसलिए उनको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में नहीं माना जाएगा। वास्तव में आप कितना पचाते हैं, ना कि खाते हैं, कितना पचाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। आप कितना खाते हैं ये कभी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आप पचाते कितना हैं। आप पढ़ते कितना है ये डिपेंड नहीं करता, आप याद कितना कर रख पाते हैं, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। नेट प्रोडक्टिविटी यदि आप देखें तो कुछ एनर्जी पेड़ पौधों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जीवित रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। जैसे कोई भी प्लांट भी होगा तो जिंदा रहना है, सांस ले रहा है, कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हो जाएगी, फिर वो पौधे से पेड़ बन रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, नए पत्तियाँ आ रही हैं, नए फूल आ रहे हैं, नए फल आ रहे हैं, और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, बीज बना रहा है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है, तो जो कुछ बचता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। अब ये बात आती है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। कहा यह जाता है ईस्चरी, यानी वो जगह जहाँ नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं। स्वयं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जहाँ पर जैसे दलदल है या पानी की प्रचुर मात्रा है, वाटर जहाँ अवेलेबल है, तो वो जगह कहलाएगी मोस्ट एनपीपी वाली। लीस्ट एनपीपी वाली क्या है? ओपन ओशियन, टुंड्रा और डेजर्ट। वो जगह जहाँ पर पानी कम उपलब्ध रहता है, जैसे टुंड्रा की बात करें आइस उपलब्ध रहता है, डेजर्ट की बात करें पानी कम उपलब्ध रहता है। एक इन्होंने बताया ओपन ओशियन। ओपन ओशियन मतलब केवल अपर सरफेस की बात हो रही है। ओपन ओशियन हैज़ लो एनपीपी बट इट लार्ज एरिया गिव इट्स मोर एनपीपी टोटल देन एन एनीवेयर एल्स। यदि हम बात करें कि ओपन ओशियन के लिए बात करें, एक पर्टिकुलर जगह की, जैसे ट्रॉपिकल या स्वैम्प का इतना एरिया ले लें और उतना ही एरिया ओपन ओशियन का ले लें, तो स्वैम्प में ज़्यादा रहेगा। यदि एज ए होल पूरा का पूरा ओशियन का लेंगे तो इन सबसे ज़्यादा एनपीपी ओपन ओशियन की निकलेगी। लेकिन हमेशा हर जगह ग्रीन एल्गी उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। एक फिक्स एरिया में जो है ओपन ओशियन की कम रहती है एनपीपी, लेकिन लार्ज स्केल में समुद्र सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषक हैं, फोटोसिंथेसाइजर हैं ओशियन।
इसके बाद करेंगे डिकम्पोजिशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए कोई भी जीव जब मरता है, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, तो सबसे पहली जो स्टेप रहती है आपको इसी तरह से याद रखना है, वो है फ्रैगमेंटेशन। दूसरी रहती है लीचिंग, तीसरी है कैटाबॉलिज्म, चौथी है ह्यूमिफिकेशन और पांचवी है मिनरलाइजेशन। ये बार बार ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कभी कभी नीट में भी पूछे गए हैं, तो पूरी स्टेप इसी तरह से याद रखना है। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है उसको छोटे छोटे केंचुए जो हैं वो क्या करेंगे, उस लकड़ी को टुकड़ों में काट देंगे, फ्रैगमेंट तैयार कर देंगे, तो ये घटना फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। इसमें किसी एंजाइम का यूज़ नहीं होता। दूसरी बात करेंगे हम लीचिंग। विद द यूज़ ऑफ एंजाइम, ये अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कुछ ऐसे काले काले टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं जो कि लीचिंग कहलाते हैं। इसके बाद होता है कैटाबॉलिज्म, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है कैटाबॉलिज्म, ये डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, उसका कुछ काइटिन है, कुछ सेलुलोज है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस से रिलेटेड वर्ड है ये। ह्यूमिफिकेशन मतलब होता है ये जो अब केंचुए के द्वारा खाने के बाद जो अवशिष्ट बचा हुआ है, जो उसका मल है या एक काले रंग के पदार्थ में कन्वर्ट हो गया जिसे ह्यूमस कहते हैं, तो इसे ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। और एंड में जब ये अपने आयरन में, ठीक है, नाइट्रोजन में, ठीक है, पोटेशियम में, ये जब कन्वर्ट हो जाता है, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अंतिम घटना होती है मिनरलाइजेशन। यानी वास्तव में जिस एलिमेंट से ये जीव बना था उसी एलिमेंट में फिर से रिलीज़ हो गया, तो ये उसका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ पिरामिड की भी बात होती है, कौन कौन से पिरामिड सीधे रहते हैं, कौन कौन से उल्टे रहते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। सो पिरामिड ऑफ नंबर यदि हम बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं संख्या में ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो रहते हैं हमेशा संख्या में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ये ग्रीन प्लांट हैं। ये क्या है, ग्रीन प्लांट हमेशा फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा रहते हैं। उससे कम संख्या रहती है प्राइमरी कंज्यूमर यानी हार्बीवोरस की, फिर मांसाहारियों की यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टॉप कॉर्निवोरस रहते हैं जैसे शेर है, ईगल है। तो इस तरह से पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसा रहता है, ये अपराइट रहता है। ये इस तरह का पिरामिड जो है वो अपराइट पिरामिड कहलाता है, ठीक है। तो ये पिरामिड का नंबर की बात हुई। यदि हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, वो भी ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं या फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा है 1000 किलोग्राम, उनको खाने वाले हर्बीवोरस का उससे कम है 100 किलोग्राम, प्राइमरी कार्निवोरस का जैसे फॉक्स वगैरह हैं तो 10 किलोग्राम, और टॉप कार्निवोरस जो रहते हैं यदि उनकी संख्या हम देखेंगे कम रहती है तो भार भी कम रहता है। इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास भी हमेशा कैसा रहता है, अपराइट रहता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करेंगे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा पिरामिड रहता है जो ऑलवेज अपराइट रहता है, हमेशा सीधा पिरामिड किसका रहता है, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनके पास 10,000 जूल एनर्जी है। ये 10,000 जूल में से 99,000 एनर्जी जो है वो खर्च की जाती है इनकी लिविंग में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, और 10% एनर्जी जो है वो यानी 1000 जूल मिलती है प्राइमरी कंज्यूमर को, इसका 10% मिलता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, और इसका 10% मिलता है टर्सरी कंज्यूमर को। इस तरह से हर लेवल पर 10% एनर्जी ही आगे पास होती है। इस नियम को ब्लैकमैन ने दिया था और इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये अगले टॉपिक में बात करें। थैंक यू।